क्लास में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा 2021-22 को। तो चलिए सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। और ये जो क्लास होने वाली है ना, इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का देखेंगे जो अभी तक का सबसे रिसेंट है। फिर बजट देखेंगे 2022 का, एकदम रिसेंट है। और चूँकि बीपीएससी ने प्रश्न शायद पहले बना लिया हो, तो इस हिसाब से जो है ना जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो पीछे वाला है लास्ट ईयर का, उसको भी हम लोग यहीं देखेंगे एक ही क्लास में। तो शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया। तारीख याद रखिएगा, 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया था। दो लोग महत्वपूर्ण हैं, एक कौन है, संजीव सान्याल, और दूसरे कौन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। इनका नाम याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 को मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। आर्थिक समीक्षा परिक्षेपयोगी तथ्य, परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य हम लोग देखते हैं। ये जो भी थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से लेकर 8.5% बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में 7.3% गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 3.9% वृद्धि की संभावना है। लगभग 4% वृद्धि कृषि में रहती है। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्र में 8.2% वृद्धि की संभावना है। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है उद्योग क्षेत्र में। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवंबर में देखें तो अप्रैल-नवंबर 2021 में, खास करके जब कोविड के बाद लॉकडाउन हल्के हुए, ढीले पड़े और खुल गए, तब केंद्र सरकार के राजस्व में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। कितनी? 67.2%। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ है, जो 2014-15 में 6.2% था। देखिए, जब कोरोना आया ना, तो सामाजिक सेवाओं पे सरकार को न चाहते हुए भी खर्च बढ़ाना पड़ा। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। नवंबर 1921 को हम लोग देखें तो चीन में सबसे ज़्यादा, फिर जापान और स्विट्जरलैंड, इसके बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा वाला भंडार वाला देश था। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है। 75 आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, जो पिछले एक साल के किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। 2021-22 में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर है। 2020-21 में नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है। 2019-20 में यह स्कोर 60 तथा 2018-19 में
था। और भी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, जैसे भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई 2021-22 के दौरान। इस तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज को और बढ़ा दिया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 18.5% से बढ़ा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष हो गया है। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपये हो गया है और 2021-22 में इसे बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपये किया गया है, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ। 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने $16.7 बिलियन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त किया है, जो भारत में कुल FDI का लगभग 54% है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया, जिसमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 91.39 करोड़ पहली और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर 2 हो गई है, जो 2015-16 में 2.2 थी। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर था। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान कॉरपोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PIB का शुद्ध लाभ 2020-21 के 14,688 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपये हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। तो ये था 2021-22 का जो है इकोनॉमिक सर्वे। हम लोग अभी जो है ना 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे अभी देख लेंगे और इसके बाद जो है ना हम दोनों साल के जो है उसको भी देखेंगे, बजट को भी देखेंगे। देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का। तो इसमें देखिए फोकस बिंदु इसमें था कोविड-19 महामारी से नुकसान और प्रभाव। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 29 जनवरी 2021 मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, और इसमें क्या है बदल गए थे, इस समय क्या हो गए थे संजीव सान्याल और अनंत नागेश्वरन। विषय क्या था जीवन और आजीविका की सुरक्षा, सेविंग एंड लाइवलीहुड्स एवं भी आकार सुधार। तो अभी देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा का मूल विषय इस बार क्या था, त्वरित दृष्टिकोण। तो चीज़ें बदली है तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदु इस बार जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उस समय की बात है ये। वैश्विक आर्थिक उत्पाद 2020 में 3.5% की कमी को पाटने के लिए संरचनात्मक ढांचे में वृद्धि पर बल दिया गया है। वित्त वर्ष 2021-20 की दूसरी छमाही में सरकारी खपत के कारण
रिकवरी में 17% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी आने का अनुमान है। इस बार 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता सरप्लस जीडीपी के 2% के बराबर होने का अनुमान है। आपूर्ति में वित्त वर्ष 2021 के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड की विकास दर -7.2% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 3.9% था। वित्त वर्ष 2021 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी हुई है। भारत का सर्वाधिक आयात होता है चीन से, फिर अमेरिका, फिर यूएई, फिर हांगकांग से। अब भारत का सर्वाधिक निर्यात कहाँ से होता है? तो अमेरिका, चीन, यूएई और हांगकांग को। कुल एफडीआई का प्रवाह का 9.8 बिलियन डॉलर रहा। नवंबर महीने में भारत उभरते हुए बाजारों में इक्विटी प्राप्त करने वाला एकमात्र देश रहा। राज्य के अंदर तथा दो राज्यों के बीच आवागमन बढ़ोतरी के कारण जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इस वर्ष चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 3.1% रहा है। इस बार वाणिज्यिक निर्यात में 21.2% की कमी, जबकि वाणिज्यिक आयात में 39.7% की कमी आई है। इस बार विदेशी मुद्रा भंडार अगले 18 महीनों के आयात के लिए पर्याप्त है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज मार्च 2020 में के 20.6% से बढ़कर सितंबर 2020 में 21.6% हुआ। भारत 6 दिन में सबसे तेज़ी से 10 लाख टीका लगाने वाला देश बन गया है। भारत अपने पड़ोसी देशों को और ब्राज़ील को टीका आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसे संप्रभु क्रेडिट रेटिंग कभी भी सबसे कम निवेश ग्रेड नहीं दिया गया है। भारत की राजकोषीय नीति रविंद्रनाथ टैगोर की एक निर्भय मन धारणा को स्पष्ट करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को 65% घटाकर 35% होने का अनुमान लगाया है। नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए भारत पहली बार नवोन्मेष इंडेक्स में 50 शीर्ष देशों के क्लब में शामिल किया है। देश में पेमेंट भागीदारी भारतीय द्वारा 36% से बढ़कर अधिक करने पर जोर देना चाहिए। जीएसटी की शुरुआत के बाद से लेकर पिछले 3 महीनों में मासिक जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। 8 जनवरी 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़ों को छू गया है। ऋण सेवा अनुपात 2020 के अंत में 9.7% रहा, जो कि मार्च 2020 के अंत में 6.5% था। जून से दिसंबर के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति की दर 3.3% से 11% रही, जो पिछले वर्ष की इस अवधि में 0.3% से बढ़कर 7.6% थी। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त में दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे जमा की गई। जीबीए से जुड़े सकल पूंजीगत निर्माण GCF ने उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिली, जो 2015-16 में 14.7% की गिरावट के साथ 2013-14 में 17.7% से 2018-19 में 16.4% पर आ गई। अब देखते हैं आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े 2020-21 वाला। तो भारत की जीडीपी दर कितनी थी? -7.7%। कृषि क्षेत्र में विकास की दर थी 3.4%। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर रही -9.6%। सेवा क्षेत्र में वृद्धि रही -8.8%। राजकोषीय घाटा रहा 3.5%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था 6.6%। थोक मूल्य सूचकांक था -0.1%। विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक था 586.1 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी दर रही 11% और भारत की सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर रही 15.4%। काफ़ी उथल पुथल रहा ये। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इस पे बहुत ज़्यादा जो है लोगों को इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है, ये डेटा के साथ जो है एक अच्छी कलाकारी है। इससे ज़्यादा और ये कुछ नहीं मानता मैं इसको।
चूँकि ये पढ़ना ज़रूरी है इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाता हूँ। चलिए अब जो है ना हम लोग एकदम लेटेस्ट बजट को लेते हैं। हमने दोनों आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना 2 सालों का ले लिया है। अब हम लोग लेते हैं केंद्रीय आम बजट 2022-23 को लेते हैं केंद्रीय आम बजट 2022-23 को। मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार ने 1 फरवरी 2022 को पेपरलेस केंद्रीय बजट 2022-23 को संसद में पेश किया। 2022-23 के कुल बजट आकार 39.45 लाख करोड़ है। कितना है? 39.45 लाख करोड़ है। इस बजट में अगले 25 साल के लिए भारत एट द रेट ऑफ 100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। एक है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, निवेश को वित्तीय मदद। राजकोषीय प्रबंधन की बात करें तो बजट अनुमान 2021-22 है 34.83 लाख करोड़। संशोधित अनुमान 2021-22 में रहा 37.70 लाख करोड़। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय है 39.45 लाख करोड़। 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां हैं 22.84 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय है 10.68 लाख करोड़। जीडीपी का 4.1% हो गया। राजस्व घाटा है 9.90 लाख करोड़। जीडीपी का 3.8% हो गया। राजकोषीय घाटा है 16.61 लाख करोड़। जीडीपी का 6.4%। प्राथमिक घाटा है 7.21 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 2.8%। केंद्रीय बजट 2022-23 परीक्षोपयोगी तथ्य को हम लोग देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.27 रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए 35.4% तेज़ी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ था। वर्ष 2022-23 में परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी के इनकम पर 30% कर लगाया गया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफ़र पर 1% कर देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी, उधार एवं अन्य देयताएँ हैं 35% और जीएसटी रही 16%। निगम कर 15% रहा, काफ़ी कम है। आयकर भी 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, गैर कर राजस्व 5%, कस्टम 5%, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां 2%, सरकार के खर्चे ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17%, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 15%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा पर 8%, सब्सिडी रहा 8%, पेंशन रहा 4% और अन्य व्यय रहा 9%। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रुपया प्रस्तुत करेगा। ये एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स पर छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं दमन गंगा, पिंजाल, पार ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा पेन्नार कावेरी ये सब बनेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ आवंटित किया गया है। इसमें 9.08 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MPDEV INE नामक नई योजना लाई जाएगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
2022-23 में पीपीपी मॉडल पे 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाएगा। देखिए, गति शक्ति में कुछ नहीं है, जो कंटेनर पहले लिमिटेड मात्रा में भेजे जाते थे ना, उन कंटेनर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी ज़्यादा मात्रा में कंटेनर्स जो भेजे जा सके, वही गति शक्ति का विषय होगा। और देखिए, बनारस में तो रोपवे शुरू भी हो गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव होगा। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है। 5 वर्षों में रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्यों के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात कही गई है। 2022-23 में ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दी जाने वाली सामान्य उधारी से अधिक है। वर्ष 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ अतिरिक्त आवंटन किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 3.8 करोड़ घरों में हर घर नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। PME विदा के 1+1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 2022-23 में चैनल और गणित में 750 वर्चुअल लैब और सिम्युलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई-लैब की व्यवस्था की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का MSP मूल्य का सीधा भुगतान किया जाएगा। भारत में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीन पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन, ये सब बजट में दिया गया है। अब पता नहीं किसान जो है ना, ये ड्रोन कैसे चलाएंगे। इनके लिए तो कंप्यूटर चलाना ही अपने आप में काफ़ी टफ काम है। भारत नेट परियोजना के तहत गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीणों और दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवा की पहुंच के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का 5% आवंटित किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। उद्यम ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ बढ़ाकर
कुल 5 लाख करोड़ किया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट EGTMSE के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। 1.5 लाख घरों को 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर लाया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। हर बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे। वार्षिक रूप से 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। सनराइज क्षेत्रों के लिए ब्लेंडिंग निधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे का अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्रों सुधारों में उपयोग किया जाएगा। धारा 115 BAB के तहत विनिर्माण एवं उत्पादन शुरू करने की अंतिम तिथि को 1 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। अब देखते हैं केंद्र सरकार का व्यय 2022-23 में होगा, क्या होगा, किस तरह से। जैसे पेंशन में खर्च करेगी सरकार 2 लाख करोड़ से ऊपर, रक्षा में 3,85,370 करोड़, प्रमुख सब्सिडी में 3,17,866 करोड़, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप में सरकार खर्च करेगी 1,51,521 करोड़, वाणिज्यिक और उद्यान में खर्च करेगी 53,116। देखिए और ज़्यादा कुछ पूछने नहीं वाला है। जैसे पूर्वोत्तर का विकास है तो 28,280 करोड़, शिक्षा है तो 1,04,278 करोड़, ऊर्जा में 49,220 करोड़, विदेशी मामले पर 17,250 करोड़, वित्त पर 21,354, स्वास्थ्य पर 86,606 करोड़, गृह पर 1,27,020 करोड़, ब्याज है वो सरकार देगी बहुत बड़ा हिस्सा 9,40,651 करोड़, IT और दूरसंचार पर खर्च करेगी 79,887 करोड़, योजना और सांख्यिकी पर 5,720, ग्रामीण विकास पे 2,06,293, ग्रामीण वैज्ञानिक विभाग पे 30,571, सामाजिक कल्याण पे 51,780, कर प्रशासन पे 1,71,677, राज्यों का अंतरण होगा 3,34,339, परिवहन 3,51,851, संघ राज्य क्षेत्र पर 58,757, शहरी विकास पर 76,549 और अन्य खर्चे होंगे 1,13,301 करोड़। तो ये रहा हमारा जो बजट रहा ना, ये एकदम हमारा 2022-23 का लेटेस्ट बजट है। तो कोई भी आंकड़े आएंगे तो इसी बजट से आएंगे, और अगर सीधा बजट लिखा हुआ आए तो इसी आंकड़े का हम लोग अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। अन्यथा अगर स्पेसिफिक दिया रहे कि बजट 2021-22 का बताइए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए हम लोग जो है 2021-22 का बजट को भी देख लेते हैं। वैसे मैंने पिछली बार कराया था, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, 2-3 बार उसको बस पढ़ जाना है। तो ये रहा हमारा केंद्रीय आम बजट 2021-22। अगर किताब नहीं है तो सुन लीजिएगा 2-3 बार वीडियो को, और जहाँ मैं कुछ बोलता हूँ वहाँ पर तो आप स्किप कर सकते हैं बहुत आराम से। कुछ एक्स्ट्रा हटाना हो तो आप उसको अपने तरीके से हटा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष लगातार तीसरी बार केंद्रीय बजट 2021 पेश किया। इस वर्ष का बजट पूरी तरह से पेपरलेस रूप में प्रस्तुत किया गया। इस बजट में पूंजीगत व्यय 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ से बढ़कर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। तो वर्ष 2021-22 का बजट 6 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। ये जो 6 प्रमुख बिंदु हैं, यह है स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। केंद्रीय बजट 2021-22 परीक्षोपयोगी तथ्य को देखें तो RBI के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए 27.1 लाख करोड़ रुपए का व्यय 3 आत्मनिर्भर पैकेजों पर हुआ, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 13% से ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 6 स्तंभों में से पहले आत्मनिर्भर योजना में 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सरकार 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्र भी स्थापित करेगी।
2.87 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 वर्षों में घरों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। बजट 2021 में मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 1.42 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉलंटरी वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की है। सभी वाहन फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे, जिसकी अवधि यात्री वाहनों के लिए 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष है। कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने 13 क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में लॉन्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को 7400 परियोजनाओं तक विस्तारित किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय इंफ्रा पाइपलाइन के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पूरी की जा चुकी है। सरकार नई इन्फोटेक परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए प्रदान करने वाले DFI की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएगी। देखिए, कुछ पाइपलाइन नहीं था, वो सरकारी संपत्ति जो थी ना, उसको लीज पे या किराए पर देने की बात थी, या फिर इवन बेच देने की भी बात हो रही थी। खैर, इसमें तो क्या सफलता मिली है हमने इकोनॉमिक सर्वे में देख रखा है। आगे बढ़ते हैं। निवेशकों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाया जाएगा। 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय 5.54 लाख करोड़ रुपए देखा गया है, जो साल दर साल 34.5% है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए NHAI ने एक इनविट प्रायोजित किया है। इस प्रकार 5,000 करोड़ परिचालन मूल्य वाली 5 सड़कें NHAI ने VIT को हस्तांतरित की जा रही है। संचालन और प्रबंधन के लिए बहुत से हवाई अड्डों का भी विमुद्रीकरण किया जाएगा। TI 2-3 शहरों में यानी टायर 2-3 शहरों में AAI हवाई अड्डों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों का विमुद्रीकरण किया जाना है। भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें तैयार की गई। 7,000 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन संपत्ति को पावर ग्रिड इनविट को हस्तांतरित किया जाएगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वित्त वर्ष 2021 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 9.8% और वित्त वर्ष 2022 के लिए 6.8% रहेगा। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की जाएगी। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड रेल मार्गों का पूरा 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा। छोटी कंपनियों की परिभाषा को अपडेट करने के लिए 50 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति से करोड़ रुपए तक जुटाने का प्रस्ताव है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाना, पोषण संबंधी सामग्री वितरण और परिणाम को मजबूत करने के लिए आकांक्षी जिलों में पोषण परिमाणों में सुधार के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है। कुल खर्च में 1,07,100 करोड़ रुपए 2021-22 में पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की योजना भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की गई है। बीमा क्षेत्र में FDI को अब 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं ताकि कोई प्रश्न हमारा दोनों बजट से छूटे ना। सौर ऊर्जा निगम को 1,000 करोड़ रुपए और अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को 1,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है। केंद्र ने सार्वजनिक बसों के लिए 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। धान किसानों को भुगतान की गई राशि 2020-21 में 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई। सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभों को अतिरिक्त 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की घोषणा की है। यह योजना वर्तमान में 12 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करती है को स्वच्छ पेयजल ईंधन प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। 50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा में पूंजी आधार को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश रसीदें 1.75 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। सरकार ने संशोधित सुधार आधारित परिणाम आधारित बिजली वितरण क्षेत्र योजना शुरू करने की दिशा में बजट में करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15,000 से अधिक स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। गोवा सरकार को पुर्तगाली से राज्य की मुक्ति की जयंती समारोह के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाया जाएगा। यह भारत में परिवहन, उबर और ओला, खाद्य वितरण, स्विगी और जोमेटो जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदाताओं और आईटी और सॉफ्टवेयर फर्मों में अनुबंध श्रमिकों के लिए लगभग 15 मिलियन गिग श्रमिकों को प्रभावित करेगा। बंगाल असम के चाय श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा। वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5%, जबकि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% अनुमानित है। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 30,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रा डेवलपमेंट का आवंटन बढ़कर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। 5 प्रमुख मत्स्य पालन केंद्रों के विकास की घोषणा की गई। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ एकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को कवर करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना है। उद्यमी क्षमता वाले अनिवासी व्यक्ति अब 182 दिनों से 120 दिनों तक पंजीकरण समय को कम करते हुए बिना किसी भुगतान पूंजी और टर्नओवर प्रतिबंधों के साथ एक व्यक्ति कंपनियों की स्थापित करने में सक्षम है। इस बार के बजट में आम करदाताओं को टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगले में भी नहीं किया गया था, देखा है हमने। रिटर्न फाइल 2014 के 3.3 करोड़ से लगभग दोगुना बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हो गया है। रिटर्न फाइल बढ़ा है, टैक्स स्लैब में कोई खास फर्क नहीं आया है। सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को हटाकर वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट का प्रस्ताव किया गया है। आय को छिपाने के साक्ष्य के साथ गंभीर कर चोरी के मामले को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल की गई है। 1 वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक के लिए यह अवधि प्रावधान 10 वर्षों तक की होगी। 50 लाख रुपए तक और 10 लाख रुपए तक के करदाताओं की कर योग्य आय के लिए विवाद समाधान समिति नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। 1 लाख से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए के कर विवादों को निपटाने के लिए 30 जनवरी 2021 तक विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना। सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले छोटे चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए वार्षिक रसीद की छूट सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। टैक्स ऑडिट की सीमा 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए की गई है। 5 वर्षों में सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ गहरे महासागर मिशन का प्रस्ताव किया है। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी के पीएफ में योगदान की देर से जमा को नियोक्ता
को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए कर में छूट के दावे की पात्रता 1 और वर्ष बढ़ाई गई। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट। प्रोविडेंट फंड के कर्मचारी योगदान की देर से जमा के लिए नियोक्ताओं को कोई कटौती नहीं। छोटी कंपनियों की अनुमानी अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाया जाएगा। थ्रेशहोल्ड शेयर पूंजी 2 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये के कारोबार वाली छोटी कंपनियां होंगी। गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। 2021-22 के बजट में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% से 15% कर दिया गया है। सोलर लालटेन पर सीमा शुल्क में 5% की कटौती की गई। कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई। तो ये था पिछला बजट। नया वाला बजट अभी अभी हमने देखा है, तो सब एक ही क्लास में है, दोनों इकोनॉमिक सर्वे और दोनों बजट। एक बार इसको सुन लीजिएगा, आपको जहां अच्छा लगे वहां पर आप देख लीजिएगा। 1 से 2 बार सुनिएगा। अगर जल्दी सुनना चाहते हैं तो 2x स्पीड पर सुनिएगा या 1.5x स्पीड पर सुनिएगा। इस हिसाब से आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न जो है ना आपके छूटेंगे नहीं। बिहार के लिए भी मैं जल्द ही 1-2 दिनों में ही मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।